नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल में पहुंचे हैं। आपको बता दें, वे जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधे रूबरू होंगे। वहीं उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी, साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र में हैं और वो चारपाई और बूढ़ों पर चार पहिए पर बैठकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। वहीं बागपुर गोविंद सिंह वहीं बता दें आपको कि बागपुर गोविंद सिंह फार्म में मुख्यमंत्री के साथ जन संवाद कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला, विधायक प्रदीप समेत भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12 से 14 अप्रैल तक जिला पलवल में ही रहेंगे। इस दौरान वो दर्जन भर गांवों में जन संवाद के दौरान लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान करने के अलावा धार्मिक स्थल और गौशाला का भी दौरा करेंगे। तो आपको बता दें कि मनोहर लाल बागपुर पहुंचे हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वो दर्जन भर गांवों में जन संवाद के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और समस्याओं का समाधान भी निकालेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि धार्मिक स्थल और गौशाला का भी दौरा करेंगे। इसी के साथ आपको बताते चले कि बागपुर गोविंद सिंह फार्म में मुख्यमंत्री के साथ जन संवाद कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला, विधायक प्रवीण डागर समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बताते चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12 से 14 अप्रैल तक जिला पलवल में ही रहेंगे। इस दौरान वो दर्जन भर गांवों में जनसंवाद के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और उसके समाधान भी निकालेंगे। इसी के साथ वो धार्मिक स्थल और गौशाला का भी दौरा करने वाले हैं। वो जनता को संबोधित करेंगे। वहीं 3 दिनों तक सीएम संवाद करेंगे। ये संवाद कार्यक्रम चलेगा। बागपुर पहुंचे हैं मनोहर लाल जनता से संवाद करने को, उनकी समस्या को सुनने को और समस्या के समाधान निकालने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें, वो कई धार्मिक स्थल पर भी जाएंगे और इसके साथ गौशाले का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप आज चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ज्योतिबा फूले की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं जयंती का कार्यक्रम चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित किया गया, जहां प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि ज्योतिबा फूले समाज सुधारक के रूप में देश में जाने गए और सामाजिक परिवर्तन उनका इशू था और इनको जन्मदिन को मनाने के लिए ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ था। वहीं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी ने निर्णय लिया था कि जो पिछले वर्गों में जन्मे संत गुरु महात्मा जिन्होंने समाज के लिए बड़े काम किए हैं, उनके जयंती मानकर हमें उनके सम्मान बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उसी क्रम में आज चित्रकूट जनपद में महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्मदिन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। तो आपको बता दें कि मंत्री नरेंद्र कश्यप चित्रकूट के दौरे पर हैं, जहां की ज्योतिबा फूले को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। बता दें आपको कि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी पिछड़ा वर्ग ने ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है। शिक्षा की महत्ता के लिए और खास तौर से महिलाओं को शिक्षित करने पहला महिलाओं के का स्कूल बना
इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले एक अन्य पिछड़े समाज के परिवार में पैदा हुए, जो एक किसान परिवार से थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव के ईडी कार्यालय में पूछताछ को बुलाने को लेकर रामकृपाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव बीजेपी पर बेवजह इल्जाम लगा रही है। पहले शायद लोग ये करते होंगे इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करती है, जो आरोपी है उन पर कार्रवाई होगी। चिराग पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने पहले ही महागठबंधन में आने से इनकार कर दिया था और नीतीश कुमार ने के विपक्षी एकता को एकजुट करने पर उन्होंने कहा पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे लेकिन कांग्रेस ने 2 मिनट का समय दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की लहर के कारण कई राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है और तेजस्वी से हो रही पूछताछ पर रामकृपाल का बयान जो है वो सामने आया है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी से पूछताछ हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच चिराग पासवान पर भी हमला बोला गया है। बीजेपी पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा कहा गया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में आने से जो है आपको ये अपडेट दे दें कि चिराग तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। ईडी की पूछताछ जो है वो जारी है। वहीं आपको बता दें कि रामकृपाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव बीजेपी पर बेवजह इल्जाम लगा रही है। पहले शायद लोग ये करते होंगे इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करती है, जो आरोपी है उन पर कार्रवाई होगी। वहीं चिराग पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने पहले ही महागठबंधन में आने से इनकार कर दिया था और अब नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को एकजुट करने पर उन्होंने कहा पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे लेकिन कांग्रेस के 2 मिनट का समय दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की लहर के कारण कई राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। वहीं तेजस्वी से हो रही पूछताछ पर रामकृपाल का भी बयान जो है वो सामने आया है। पासवान जी ने बयान दिया है, आप लोगों ने उसको चलाया भी होगा, मैंने देखा भी है। इसको राजनीति से कैसे जोड़ा सकता है? नहीं जोड़ना चाहिए। चिराग पासवान भी जब उनके पिताजी जब आयोजन करते थे इस तरह का इफ्तार पार्टी तो सभी लोगों को बुलाते थे। एक पुरानी परंपरा रही है, इसको पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं दिया सकता। अभी तो मिल के आए थे ना, याद है कि नहीं? शुरुआती दौर में ये जो विपक्ष के जो नेतृत्व करने वाला कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिला था। 2 नेता गए थे, 2 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं मिला था। बस इतना ही कहेंगे। पासवान अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 9 पर अज्ञात वाहन ने स्विफ्ट में जोरदार टक्कर लगा दी। स्विफ्ट कार में जोरदार टक्कर लगा दी। वहीं इस दौरान कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें आपको कि कार चालक दिल्ली से मुरादाबाद जा रहा था। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें कि यूपी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ नेशनल हाईवे 9 पर ये घटना हुई है, ये दर्दनाक घटना जहां पर कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ नेशनल हाईवे 9 पर एक स्विफ्ट कार और की जोरदार टक्कर हो गई है और इस दौरान कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कार चालक दिल्ली से मुरादाबाद जा रहा था, ये खबर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि खबर आ रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर में देर रात पुलिस और 2.5 लाख के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी और बदमाश घायल भी हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बता दें आपको कि इलाज के दौरान ही बदमाश ने दम तोड़ दिया। बता दें कि कुख्यात इनामी बदमाश आदित्य राणा 23 अगस्त 2022 को शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। तभी से पुलिस और क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में जुटी हुई थी। बीती रात स्योहारा के बुढ़नपुर में सर्वेलांस टीम को बदमाश की लोकेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आदित्य राणा को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। तो बता दें आपको कि यूपी के बिजनौर से ये खबर आ रही है, जहां की पुलिस और अपराधी के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था और पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम जो है वो इसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। आखिरकार जब ये अपराधी और पुलिस का आमना सामना हुआ, तब दोनों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई और आखिरकार पुलिस ने इस अपराधी को धर दबोचा है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी के बाद से माफिया अलग अलग तरीके से शराब भेजने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब धंधेबाज कुरियर के जरिए शराब भेजने लगे हैं। वहीं दरअसल मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने शहर के मझौलिया स्थित एक ऑनलाइन कुरियर से शराब की खेप पकड़ी है। बताया जा रहा है कि गया की 2 शिपमेंट में खेप भेजी गई थी। वहीं एक शिपमेंट शहर के अहियापुर थाना क्षेत्र में देनी थी, जबकि दूसरी समस्तीपुर में भेजना था, जिसकी गुप्त सूचना उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव को मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने कार्रवाई कर सफलता हासिल की है। दरअसल सूचना मिली थी कि पार्सल के रूप में शराब की खेप पहुंचाई जा रही है। सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और मझौलिया स्थित कुरियर कार्यालय में छापेमारी की गई। आपको बता दें कि इस दौरान 2 बैग शराब कुरियर में रखी पकड़ी गई है और कार्यालय के कर्मी से पूछताछ की गई है। इसमें पता चला है कि एक जगह 2 युवक को डिलीवरी देनी है। फिर एक टीम उक्त स्थान पहुंची और उसे डिलीवरी लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। बताते चले कि एक और खेप पहुंची है जो समस्तीपुर जानी थी और इसके बाद टीम दोबारा कार्यालय पहुंची। आपको बता दें कि बारीकी से पार्सल की जांच की गई। मौके से 24 कार्टन शराब मिला है। एक अलग टीम भेजी गई है। इसी बीच कार पर सवार 2 धंधेबाज को डिलीवरी लेते पकड़ा गया है। बताते चले कि एक अन्य युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। 5 से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो आपको बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर से ये खबर आ रही है, जहां की शराब माफिया जो है वो शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब माफिया जो है नई तरकीब निकालकर और इस तरह शराब तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। कल जो है परसों ट्रांसपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर डिलीवरी कंपनी का ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे सूचना मिली कि पार्सल के रूप में कुछ शराब आई हुई है। तो एक छापामार टीम को तैयार करते हुए उस कार्यालय में भेजा गया और कार्यालय की तलाशी ली गई। तो 2 पार्सल बैग्स में विदेशी शराब बरामद हुआ और फिर इस क्रम में पूछताछ की गई कि कैसे आया, कौन सप्लायर है, कौन लेने वाला है। तो तभी पता चला कि शेखपुर ढाब के 2 कारोबारी इस ऑर्डर को प्लेस किए हैं। तो एक योजना बनाते हुए उन दोनों की गिरफ्तारी शेखपुर ढाब से शराब की डिलीवरी लेते समय की गई। उसके बाद फिर मुख्यालय को सूचित किया गया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से शराब की बरामदगी हुई है। तो हैंड स्कैनर उपलब्ध कराया गया और हैंड स्कैनर की मदद से जिले में इस कंपनी के जो अन्य गोडाउन्स हैं उसकी तलाशी की गई और तलाशी के दौरान उसी गोडाउन में दोबारा से टेट्रा पैक विदेशी शराब का बरामद किया गया। कल जो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के कोशियामा गांव से बुधवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहां एक सनकी व्यक्ति ने अपनी ही मां और बहन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मां की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। आपको बता दें कि लोगों
की सहायता से जहानाबाद के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां की डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद से ये खबर आ रही है, जहां की एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपनी मां और बहन पर हमला कर दिया। आज सुबह घटना है कुशियामा काको प्रखंड के कुशियामा गाँव। वहाँ मांझी जाति के एक लड़का है, वो विक्षिप्त है, पूरी पागल है। तो अपने माँ को काट दिया चपड़ा से, सर पर मारा, वो मर गए। बहन को काट दिया, बहन को सर पर मारा तो दूसरे व्यक्ति ने पकड़ लिए, हाथ उनको कटा और ये बच। और अगली खबर आगरा के जयपुर से। आपको बता दें कि आगरा जयपुर हाईवे पर अनियंत्रित होकर एक बस जो है वो पलट गई है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक सवारियां जो है वो घायल हो गई। बस पलटने से घटनास्थल पर चीख पुकार मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को आगरा के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस आगरा से जयपुर जा रही थी और बस में करीब 42 लोग सवार थे। तो आपको बता दें कि यूपी के आगरा से ये खबर आ रही है, जहां की ये हादसा हो गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से भयंकर आग लगी है। जी हां, आग लगने से जंगल धू धू कर जल रहा है और आग लगने की वजह से हजारों हेक्टेयर सदाबहार जंगल जलकर नष्ट हो गया। वहीं आग लगने का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों से जंगल में आग लगी है, लेकिन आग लगने से हजारों हेक्टेयर सदाबहार जंगल जो है वो जलकर नष्ट हो चुका है। वहीं वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के लिए झाड़ियों और डालियों के सहारे आग बुझाने में जुटे हुए हैं। वन विभाग में संसाधन की कमी होने की वजह से आग लगने के समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं बता दें कि जिसकी वजह से वन विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए झाड़ियों और डालियों का सहारा लेना पड़ा है। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, मतलब अपनी जान से ज्यादा सोचते हैं हम लोग कि जंगल में आग लगे ना और बढ़े ना। अगर लगता है तो आदमी सभी स्टाफ मिल करके उसको झाड़ी के द्वारा बुझाया जाता है। आगे बुझा रहे हैं हम लोग, नहीं है बस, दूसरा कोई साधन नहीं है। हम लोग बुझाने के लिए पूरे स्टाफ जो है कि देखिए मजबूती से लगे हुए हैं। अब कब काबू पाते हैं आग पर देखिए लगे हुए हैं। अब तो जस्ट अभी हम आपके सामने जो है से उतरवे किए हैं। सामने झांकी से देखिए, वन विभाग में तो यही बुझावल जाता है आग झांकी से, फायर लाइन काट कर। हम लोग तो मेहनत। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। कानपुर में कोरोना के संक्रमण का फैलाव शुरू हो गया है। आपको बता दें, कोविड पोर्टल में नगर के 9 संक्रमित दिखाए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 2 संक्रमितों की रिपोर्ट रिपीट हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम एयरपोर्ट, बस अड्डे और स्वास्थ्य केंद्रों पर सैंपलिंग कर रही है। इसी के साथ लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। अगर लक्षण उभरते हैं तो जांच करा ले, जिससे समय से इलाज मिल जाए। वहीं आपको बता दें कि जिला अस्पताल उर्सला के CMS डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि कोविड के इलाज में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब एंटीबायोटिक हटा दी गई है। जितने गंभीर और कम गंभीर मरीज हैं उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। साथ ही अगर मरीज बढ़ते हैं तो कांशी राम अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो की जाएगी। गाइडलाइन पूर्णतः वही हैं जो पहले से आई थी। सरकारों ने हम लोगों को कहा है कि कोविड केस बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं और आगे भी, तो सारे आप अस्पताल के जो इंतजामात होते हैं, अलग से वार्ड बनाना, कोविड की दवाई और स्टाफ के सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, वैक्सीन, इन पर पुनः तेज़ी लाने की ज़रूरत है। सारा प्रक्रिया वही चलेगी। थोड़ा सा इलाज में चेंज आया है होम आइसोलेशन में, जैसे इन्होंने एंटीबायोटिक हटा दी है, आयुर्वेदिक हटा दी है। इस तरह के मतलब हर कैटेगरी के मरीज जितने गंभीर हैं, जितने नॉन गंभीर हैं, ये अलग ट्रीटमेंट होता है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आगरा में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जी हां, दिल्ली गेट लाजपत
कुंज, दयालबाग, आगरा फोर्ट, रेलवे स्टेशन, राजपुर चुंगी और फतेहपुर सिकरी सहित कई इलाकों में 25 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी के साथ इस तरह अब 47 संक्रमित अभी तक सामने आ चुके हैं। बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश भी जारी किया गया है। खबर जो है वो यूपी के आगरा से आ रही है, जहां की कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 47 हो गई है। तो आगरा में कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दिल्ली गेट, लाजपत कुंज, दयालबाग, आगरा फोर्ट, रेलवे स्टेशन, राजपुर चुंगी और फतेहपुर सिकरी सहित कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के 25 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताते चले कि इस तरह अब 47 संक्रमित अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं बताते चले कि बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश भी जारी किया गया है। यानी कि अब लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। उन्हें सभी दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई है, उसका पालन करना होगा ताकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप से आप बच सकें। वहीं बता दें कि कोरोना लगातार तेजी से पैर फैला रहा है और हर जगह से कोरोना के जो आंकड़े हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं। अब तक में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 47 हो गई है। तो आपको बता दें कि यूपी के आगरा से यह खबर आ रही है, जहां की 47 मरीज जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे ओंकार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।